अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, ये वीडियो मैंने 2 हिस्सों में बनाई है। थोड़ी मसरूफियत की वजह से उस दिन मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, और आज जो पिछले हमने वीडियो बनाई थी टैकीकार्डिया के हवाले से, आज उसकी अगली जो उसका हिस्सा है वो हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इस हिस्से में हम देखेंगे कि टैकीकार्डिया क्या होता है। नाज़रीन, टैकीकार्डिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो जब हमारे दिल के वेंट्रिकल जो हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी वजह से जब वो हमारे जिस्म को खून पहुंचाते हैं, तो खून शरीयानों के अंदर जाने की वजह से उनके अंदर जो दबाव है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि नब्ज़ जो है वो नुमायाँ हो जाती है। तो जब दिल के वेंट्रिकल्स एक दफ़ा सिकुड़ते हैं और हमारे जिस्म को खून सप्लाई करते हैं, तो उसको हम एक बीट कहते हैं या पल्स कहते हैं या पैल्पिटेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हमारा दिल जो है वो उसकी रफ्तार जो है वो 60 से 100 हो फ़ी मिनट के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि ये इस बंदे का दिल जो है ये नॉर्मल काम कर रहा है, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है, उसका पल्स रेट जो है वो नॉर्मल है। अगर किसी वजह से ये 60 से यानी 100 नॉर्मल है और 100 से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इस बंदे की दिल की धड़कन बढ़ गई है या उसको टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम हो चुका है। ऐसा उस वक्त होता है जब हमारे दिल के जो अंदर बरकी निज़ाम है, जो ऐसे नोड और एवी नोड्स हैं, उनकी कारकर्दगी किसी वजह से मुतासर हो रही होती है, तो हमारे दिल का रिदम जो है वो आउट हो जाता है। सिंपल सी बात ये समझने वाली है। ठीक है जी। तो फिर हम कहते हैं कि जी ये बंदे का दिल जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। अगर हार्ट बीट 60 से 70 के दरमियान चल रही है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इस बंदे का दिल बहुत बेहतर काम कर रहा है। एथलीट्स के अंदर इसकी जो पल्स रेट है वो 40 तक भी होता है, उसको भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसकी जो इकसाम है उसमें सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, साइनस टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है। ये इसकी तकरीबन 5 के करीब किस्में हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात के ऊपर मुख्तलिफ़ आर्गन के डिस्टर्ब होने की वजह से जिस्म में आती हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि टैकीकार्डिया की वजूहात क्या होती हैं। ठीक है ना। एक बात मैं अपने व्यूअर्स को और सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा मकसद एक डिज़ीज़ के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देना नहीं होता। हमने आपको किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार नहीं करना। सिर्फ इतना होता है कि हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि आप अपने मर्ज़ के बारे में जान पाएँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपने उनसे किस तरह बचना है, उसका इलाज किस तरह करवाना है। ये मोटी मोटी जो सिम्टम होते हैं, जो किसी मर्ज़ की अलामत होती हैं, उसकी वजूहात होती हैं, हमारा मकसद वो आपके सामने रखना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टैकीकार्डिया की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर जिस्म में खून की कमी हो, मरीज़ जो है वो एक्सरसाइज ना कर रहा हो, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो, तो दिल के कुछ अमराज हैं जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है और इस तरह के और कोई प्रॉब्लम जो हैं जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, उनकी वजह से, अद्वियात खाने की वजह से, तेज़ बुखार की वजह से, ये इसकी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से टैकीकार्डिया का मर्ज़ जो होता है वो हो जाता है। यानी जबकि दिल का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो किसी तरह से मुतासर हो रहा हो, चाहे वो खुराक की वजह से है, चाहे वो अद्वियात की वजह से है, चाहे वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से है। ये इसकी कुछ वजूहात हैं। अब हम इसकी अलामत के बारे में अगर बात करते हैं तो मरीज़ की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, फिर मरीज़ को कमज़ोरी महसूस होती है, उसको चक्कर आते हैं, उसको अचानक वीकनेस फ़ील होती है, और इस तरह के कुछ सिम्टम जो हैं वो मरीज़ के अंदर ज़ाहिर हो जाते हैं।
अब मैं बात करता हूँ कि इस मर्ज़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, तो नाज़रीन, अगर किसी मरीज़ को टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम है या उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, उसकी नब्ज़ तेज़ चलती है, तो उसको चाहिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जो उसके मर्ज़ में इजाफ़े का बायस बन रही हैं उनसे बचे। ठीक है जी, नींद पूरी करे, ज़हनी टेंशन और ज़हनी तनाव से यानी बचे, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ज़हनी परेशानी और उलझन भी है। ठीक है जी, तो इस तरह की खुराक में वो मुतदिल खुराक ले, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखे, शुगर लेवल को मेंटेन रखे। ये सारी चीज़ों को यानी तवज्जो देने से एक मरीज़ जो है वो काफ़ी हद तक इस मर्ज़ से बच सकते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, होम्योपैथी में 593 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो हमारे मटीरिया मेडिका में और रेपर्टरी में दर्ज हैं, जो कि इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ज़ाहिर बात है इन सब का जिक्र तो हम यहाँ कर नहीं सकते। उनमें से एक मेडिसिन जो है एड्रेनालिन जो है उसका मैं यहाँ तज़किरा करूँगा, उसकी कुछ अलामात आपके सामने रखूँगा कि इस दवा को किस तरह से हम मरीज़ की अलामात के साथ मैच करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये दवा जो है ये सारकोड है। सारकोड से मुराद ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि जानवरों या इंसानों के अज़ा से तैयार होती हैं। ठीक है जी, जिस्म के जो सेहतमंद टिश्यूज़ हैं और बाफ्तें हैं उनसे वो अद्वियात तैयार होती हैं। इस दवा को सबसे पहले जर्मन के एक डॉक्टर गेटमैन ने प्रूव किया और डॉक्टर क्लार्क ने इसको एड्रेनालिन का नाम दिया, और इसके अलावा इसको एड्रेनालाइन और एपिडेफ्राइन भी कहते हैं इस दवा को। इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और बहुत यानी रैपिड अफेक्ट करने वाली मेडिसिन है। ये डॉक्टर गेटमैन ने इसको 1904 में प्रूव किया था। फिर जो इस तरह की मेडिसिन है ये इनका 1830 के अंदर इस तरह की मेडिसिन सारकोड मेडिसिन जो हैं वो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में शामिल हुई हैं। ठीक है जी, तो जहाँ तक इस दवा की अलामात का तल्लक है, ये दवा जो है ये दिल और खून की गर्दिश पे बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करती है। इससे जो है मरीज़ की हार्ट बीट बेतरतीब हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती है, पैल्पिटेशन होती है मरीज़ को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको टैकीकार्डिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, बाज़ का ऐसा होता है कि जो एड्रेनालिन है इसका लीनम है, इसके मरीज़ की हार्ट बीट सुस्त भी होती है और उसकी बेतरतीब हार्ट बीट होती है। तो ऐसी हालत के अंदर ये ब्रैडीकार्डिया के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब देखें ना जी, एक मेडिसिन जो है वो बैक वक्त टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया के दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी हार्ट बीट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तब भी ये दवा इस्तेमाल होती है, जिन मरीज़ों में हार्ट बीट स्लो है उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली एक डॉक्टर ही कर सकता है, उसका तयन कर सकता है। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर ये जो अगर किसी को कार्डिक अस्थमा हो, यानी दिल की अलामात के साथ साथ अगर उस मरीज़ का सांस फूलने का मर्ज़ भी हो, उसको कार्डिक अस्थमा हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एट्रीरियोस्क्लेरोसिस के लिए जब किसी बूढ़े लोगों में ये होता है कि उनके दिल की शरियानें हैं वो तंग हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो एड्रेनालिनम है बहुत ज़बरदस्त काम करती है। फिर नौजवान लोगों में एथेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर ये इस्तेमाल होती है जबकि दिल की शरियानों के अंदर फ़ैट जमा होना शुरू हो जाती है, उनमें दूसरे मादे जमा हो जाते हैं और वहाँ वो प्लाक बना देते हैं, तो एथीरोमा के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है ना जी, जब इस तरह की कंडीशन उसमें हो जाती है। फिर ये मेडिसिन जो है इसको आप अगर मरीज़ घबराहट महसूस करता है, अगर उसको परेशानी महसूस होती है, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। कार्डिक यानी जो प्रॉब्लम होती है दिल की बीमारी की वजह से, अगर किसी मरीज़ के अंदर घबराहट और परेशानी हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हीमोफीलिया के लिए ये मेडिसिन बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये इस मर्ज़ के अंदर अगर जिस्म के ऊपर हल्का सा भी कट लग जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है। तो एड्रेनालिनम जो होती है ये शरियानों के एंड्स जो हैं उनको सकेड़ती है, और अगर ऐसे मरीज़ को जिसके ज़ख्मों से बड़ी तेज़ी के साथ ब्लीडिंग हो रही हो, अगर ऐसे मरीज़ को आप ये मेडिसिन दें तो उसकी ये ब्लीडिंग रुक सकती है। ठीक है ना जी।
और अगर किसी आर्गन के अंदर इज्तिमाई खून हो, ब्लड कंजेशन हो, उसका बीपी ज़्यादा हो रहा हो, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है मुझे इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे से रब्ता रखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जेन्युइन किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करें। हम आपको मिसगाइड नहीं करना चाहिए। आप यहाँ ये कुछ दोस्तों की तरफ से बार बार मुझे कॉल्स आ रही हैं कि जी आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आप इलाज जो है वो हमें मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते, ठीक है ना जी। तो दोस्तों ये बात आप जहन में रखें कि आप 593 मेडिसिन में से एक मरीज़ को मैं कोई एक मेडिसिन कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ये डॉक्टर का काम है कि वो इन मेडिसिन में से आपके लिए एक मेडिसिन चूज़ करे आपकी अलामत को देखते हुए, ठीक है ना जी। तो ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है जो कि आजकल स्टार्ट हुआ है कि 2-3 मेडिसिन का तज़किरा कर दिया जाता है और मरीज़ बेचारे उनको लेके खा लेते हैं। वो समझते हैं कि जी शायद ये हमारी मेडिसिन है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक दवा उस वक्त काम करेगी, उस वक्त आपको रिलीफ देगी जब वो होम्योपैथिक के फंडामेंटल लॉज के मुताबिक तजवीज़ की जाएगी और फिर उन लॉज की रोशनी के अंदर आपको इस्तेमाल करवाई जाएगी और आप एहतियात करेंगे और मेडिसिन को रिपीट करेंगे। उसकी पोटेंसी की सिलेक्शन होती है, फिर उसको किस तरह रिपीट करना होता है, ये एक सिलेक्शन है। फिर कब उस दवाई को रोकना है, कब उसको आगे देना है, ये सारा डॉक्टरों का काम है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने करीबी किसी होम्योपैथ डॉक्टर से जो कि जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहे हों उनसे आप रब्ता करें। हम आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है ना वो हमसे रब्ता करें, अपने पूरे सिम्टम दें, अपनी रिपोर्ट्स सेंड करें, तो हम आपके लिए आपको कोई मशवरा दे सकते हैं या आपके लिए कोई दवाई चूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, नेट से देख के इस तरह की मेडिसिन लेना ये बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं है। आप कभी भी अपना इलाज खुद से ना करें, एक डॉक्टर की खिदमत हासिल करें। मेरे यहाँ मोटिवेट करने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरे से रब्ता करें। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके करीब तरीन डॉक्टर है, लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि वो एक जेन्युइन होम्योपैथ हों। आप उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मज़ीद किसी मालूमात की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।